सो टर्म 1 के रिवीजन में हमारा सिर्फ एक चैप्टर रिवाइज करने के लिए बचा है, दैट इज ह्यूमन आई। बाकी सब चैप्टर्स हमारे रिवाइज हो चुके हैं। तो अगर हम देखें ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई अब क्योंकि ह्यूमन आई वाला सेक्शन तो इसमें है ही नहीं, इसमें प्रिज्म बचता है, यानी रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के बारे में थोड़ी सी बात है। उसके अलावा डिस्पर्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग, इन तीनों की वजह से होने वाले नेचुरल फिनोमेना के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो हम बारी बारी से इनके बारे में बात करेंगे। आज बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म एंड द थिंग्स एसोसिएटेड विद दैट। तो जैसा कि हमने देखा था हमारी बुक में, आपको याद हो तो, कि हम एक प्रिज्म इस तरह का एक ट्रायंगुलर प्रिज्म लेकर के, और उस ट्रायंगुलर प्रिज्म में एक इंसिडेंट रे, एक प्री डिसाइडेड एंगल, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रखा है, उससे हम इसको लेके जाते हैं। हाँ, इंसिडेंट रे अंदर जाती हुई, और ये डॉटेड ग्रीन डॉटेड लाइन जो दिख रही है, ये एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। अगर ये ना हो, प्रिज्म इस जगह से हट जाए तो यहाँ पे एन डैश या इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल बना हुआ है perpendicular to the surface of interface. This is the surface of interface, जो कि पहला रिफ्रैक्शन इसमें हमें दिख रहा है। This is normal and the ray of light after entering into the glass prism is bending towards the normal. तो angle I is greater than angle R. अब ये इंसिडेंट, ये रे इस वाले सरफेस ऑफ इंटरफेस के लिए इंसिडेंट रे की तरह से जाएगी, और फिर इस पॉइंट पर टकराई है। इस पॉइंट पर ये दूसरा सरफेस ऑफ इंटरफेस है, और इन दोनों सरफेसेस के बीच में देयर इज एन एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म ए। तो ये जो हमको ये एंगल जो दिख रहा है, ये तो फिक्स्ड है, दिस कांट बी चेंज्ड, क्योंकि ये प्रिज्म का एंगल है। और यहाँ से अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन दोबारा, क्योंकि अब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रही है, तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ठीक, तो इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, अगर प्रिज्म नहीं होता तो इस रास्ते जाती, लेकिन क्योंकि प्रिज्म था इसलिए पहले बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हुई, और फिर बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई। इस वजह से ये इंसिडेंट, ये इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल मिल गया हमको, एंगल ऑफ डिविएशन डी, इनके और इनके बीच में। इसको हमने पीछे की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया है, इसको हमने आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू शो, कि ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी, लेकिन प्रिज्म की वजह से इसका रास्ता बदल गया, डिविएशन हो गया, और अब वो एक्चुअली ऐसे जा रही है। तो जो एंगल इन दोनों के बीच में है वो एंगल डी, यानी एंगल ऑफ डिविएशन है। तो एंगल ऑफ डिविएशन क्या बता रहा है हमको यहाँ पे? एंगल ऑफ डिविएशन बता रहा है कि कितना डिविएशन हो गया, द डिग्री ऑफ डिविएशन और डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन बाय द ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है ना? अगर ये डिविएशन ज़्यादा है, अगर ये बेंडिंग ज़्यादा हुई होती, समझो ऐसे, तो ये बैकवर्ड प्रोजेक्शन पर यहाँ कहीं मिलता ना, इसको अगर हम बैकवर्ड प्रोजेक्ट करते तो ये यहाँ कहीं मिलता, यहाँ मिलता तो फिर एंगल और बड़ा बन जाता। अभी एंगल ऐसा है, फिर एंगल थोड़ा बड़ा होता। तो एंगल ऑफ डिविएशन, डिविएशन के बारे में बता रहा है ऑब्वियसली कि कितना डिविएशन है। इंपॉर्टेंट बात है कि हमको यहाँ पे जो एंगल्स मिले, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन देम। यहाँ पे हमें एंगल मिल रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस इस नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल है, आपको दिख ही रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, और एंगल ऑफ प्रिज्म जो कि हमेशा फिक्स रहता है, एंगल ऑफ डिविएशन जो कि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के एक्सपेक्टेड पाथ के बीच में बनता है। इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज फोर एंगल्स, एंगल आई और एंगल ई का सम जो है, एंगल आई प्लस एंगल ई, the sum of angle of incidence and angle of emergence is always equal to angle of prism plus angle of deviation.
From this you can also say that angle of deviation is equal to angle I plus angle E minus angle A। हाँ, एंगल ऑफ प्रिज्म हमको पहले से पता है, वो तो फिक्स्ड है, और एंगल आई हमने खुद डिसाइड किया है कि कितना लेना है। हम इसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। और नोट करें अगर हम कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस क्या है, इसको यहाँ पे नाप लें तो हमें एंगल आई प्लस एंगल ई इन दोनों का सम और उसमें से माइनस एंगल ए कर देंगे, तो दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन जैसा कि हमने कहा टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन द डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन बाय अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो इसको हम कंपेयर करते हैं जो हमारा हमने सीखा था हमारे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में। हमने कहा था कि जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है उसको अगर देखें तो दैट इज समथिंग लाइक वो कुछ ऐसा है। हम कह रहे हैं कि हमारा जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है वो थोड़ा इस तरह का एक स्लैब है। रेक्टेंगुलर दिखाया हमने इसको। तो इसमें जब कोई इंसिडेंट रे आती है तो इस तरह से ये आ गई इंसिडेंट रे। यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है 90 डिग्री एंगल टू द सरफेस ऑफ इंटरफेस। तो बेंडिंग होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस। ये इस तरह से बेंड हुई है कि अभी हम देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज़्यादा है, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हुई है। फिर हम देखें कि यहाँ पे भी हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया ऐसे, और फिर यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक और बेंडिंग हम देख पा रहे हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो हमारा ये वाला एंगल था एंगल ऑफ इमरजेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर था। ये दो एंगल एक दूसरे के बराबर थे। एंगल आई वॉज इक्वल टू एंगल ई एक बात, और दूसरा एंगल आई वॉज ग्रेटर देन एंगल आर, ये इससे बड़ा था। तो हमने क्या देखा कि इसका एक्सपेक्टेड पाथ अगर हम इसे प्रोजेक्ट करते हैं इस तरह से, अगर हम इस तरह से इसको आगे की तरफ प्रोजेक्ट करें तो ये कुछ इस तरह से जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, है ना। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। ये एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे इन एब्सेंस ऑफ द स्लैब है, और ये एक्चुअली इमर्जेंट रे है जो अभी इमर्ज होके जा रही है। इन दोनों के बीच का कुछ गैप हमको यहाँ पे दिखाई देता है। हाँ, there is a perpendicular gap between these two. This gap is known as lateral shift. यहाँ पे lateral shift जो काम करता है हमारे ट्रायंगुलर प्रिज्म में, यहाँ पे अगर गौर करें तो एंगल ऑफ डिविएशन वही काम कर रहा है। यहाँ पे एंगल ऑफ डिविएशन डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन बता रहा है, और वहाँ पर एंगल लेटरल शिफ्ट जो है, लेटरल शिफ्ट, ये हमको डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन बताता है। ये इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है। तो हम कह रहे हैं कि जब दोनों में मीडियम सेम है, यहाँ भी वही मीडियम है जो वहाँ था, ऐसा ही है ना। ये भी तो ग्लास है, वो भी ग्लास था। जब दोनों जगह पर
मीडियम सेम है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर तो रिफ्रैक्शन इस तरह से हो रहा है, वहाँ पे रिफ्रैक्शन इस तरह से हो रहा है। रिफ्रैक्शंस दोनों के अगर कंपेयर करें तो हमें दोनों के बीच में एक फ़र्क पता चलता है, क्या कि ये जो दो हैं चीज़ें, इसमें देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एंगल बिटवीन द सरफेसेस ऑफ इंटरफेस। यहाँ पे सरफेसेस ऑफ इंटरफेस ये और ये थी, जिनके बीच में एक एंगल था जिसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। जबकि यहाँ पर जो सरफेसेस ऑफ इंटरफेस थी वो एक दूसरे के पैरेलल थी। जब सरफेसेस ऑफ इंटरफेस एक दूसरे के पैरेलल होती है तो फिर ऐसे में अंदर जो बेंडिंग होती है वो इस तरह से होती है कि बाहर आते समय वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होकर के और पैरेलल टू द एक्सपेक्टेड पाथ हो जाती है। यहाँ पे आप देखें दोनों में एक ही बात हो रही है। इंसिडेंट रे इसकी देखो और इसकी देखो, इसकी इंसिडेंट रे यहाँ पे टकरा करके बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसकी इंसिडेंट रे टकराने के बाद बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो सेम बात हुई है दोनों में। फिर यहाँ से बाहर निकलते समय अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ से भी बाहर निकलते समय अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग हुई है, यानी कि हुआ दोनों में सेम ही है। रिफ्रैक्शन के तरीके में कोई फर्क नहीं आया। जैसा रिफ्रैक्शन प्रिज्म से हो रहा है, प्रिज्म के अंदर हो रहा है, उसी तरह का रिफ्रैक्शन, उसी तरह की बेंडिंग इनसाइड द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि दोनों में मीडियम तो सेम ही है और एक पर्टिकुलर मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हम लाइट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वो तो फिक्स्ड होता है, ठीक है ना। अगर हम मान लें कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो जिसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वो अगर 1.50 है तो वो इसका जो होगा वही उसका होगा। ये अगर 1.50 तो ये 1.50, तो ऐसे में बेंडिंग जो है दोनों में एक ही तरह से हो रही है। लेकिन प्रिज्म में हमको ये अलग बात है कि जो दो सरफेसेस ऑफ इंटरफेस है उनके बीच में एक एंगल दिख रहा है। यहाँ पे देयर इज एन एंगल ऑफ प्रिज्म और उस एंगल पर डिपेंड करता है कि किस तरह से बेंड करेगी। हमें ये पता चल गया कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है उसमें एंगल ऑफ प्रिज्म का भी कंट्रीब्यूशन है। हमने कहा एंगल ई और एंगल आई दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ई दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, उन दोनों का सम जो है उसमें से जब एंगल ऑफ प्रिज्म को माइनस कर दिया जाए तो एंगल ऑफ डेविएशन आता है। तो इसका मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेविएशन बाय अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो इसे अगर आप इससे समझें तो ऐसे समझ सकते हो कि ये जैसे इसका सरफेस था एक, इस सरफेस को हम इस तरह से मोड़ दें ऐसे, ठीक है, और ये जो दूसरा वाला सरफेस हमको दिख रहा है इसे भी कुछ इस तरह से मोड़ दें। हाँ, ये दोनों सरफेसेस जो एक दूसरे के पैरेलल थी, अगर हम उनको इस तरह से मोड़ के एक दूसरे के साथ एक एंगल बनवा दें, यही एंगल ऑफ प्रिज्म है। हाँ, अगर ऐसा हो जाएगा तो इसके साथ भी वही होगा। समझो कि अगर ये ऐसा हो जाए तो ये आने वाली रे इसके बाद यहाँ से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी जैसा ये कर रही है, और लेकिन यहाँ से जब जाएगी तो फिर वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर हम नॉर्मल बनाएंगे ऐसे, फिर वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, है ना। तो यही कुछ हुआ है कि फिर इसको हम बैकवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा। यही कुछ वहाँ पर हुआ है। हाँ, ये दोनों सरफेसेस जो हमें दिख रही हैं, इनको अगर हम पैरेलल कर दें, ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे के पैरेलल कर दिया जाए सरफेसेस ऑफ इंटरफेस को, तो फिर यहाँ पर कोई एंगल ऑफ प्रिज्म जैसी चीज़ जो है वो रहेगी नहीं, फिर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही हो जाएंगे और फिर ये ट्रायंगुलर रहेगा ही नहीं, फिर ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब सरफेसेस ऑफ इंटरफेस के बीच में जो एंगल होता है दैट चेंजेस एवरीथिंग बिटवीन द टू सरफेसेस ऑफ इंटरफेस, चाहे उन दोनों के बीच में सेम मीडियम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मीडियम क्या है, उनका जो टेंडेंसी टू रिलीज द इमर्जेंट रे इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो प्रिज्म को
हम अदरवाइज जानते हैं कि प्रिज्म के अंदर डिस्पर्शन होता है। डिस्पर्शन क्या होता है? एक वर्ड हमने यूज किया था, डिस्पर्शन। आई एम श्योर आपको याद है। डिस्पर्शन dispersion of light is basically splitting of light. This is splitting of light into its 7 components. कौन कौन से 7 कंपोनेंट्स हैं? वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। VIBGYOR विबग्योर are the 7 components or 7 contributing colors of a rainbow or a spectrum, जो कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही लगे होते हैं। हमने इनको विबग्योर क्यों बोला? हमने एक एक्रोनिम बना दिया इनका, VIBGYOR। तो ऐसा ही क्यों है? हमने आई को इधर क्यों नहीं रख दिया? हम कुछ और नाम, हम बिग व्योर बना देते इसका नाम, है ना, अच्छा भी दिखता, बिग व्योर, है ना, क्या पता वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाता। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस, ये पर्टिकुलर एक्रोनिम जो है, ये फर्स्ट लेटर ऑफ अ कलर जिसका पर्टिकुलर वेवलेंथ एक सीक्वेंस में इन सबका लगा हुआ है, उसी के हिसाब से रखा गया है। तो जो वायलेट है, वी फॉर वायलेट, वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है, लीस्ट, सबसे छोटा वेवलेंथ इन 7 में इसका है, और मैक्सिमम सबसे बड़ा वेवलेंथ जो है वो इसका है, रेड का। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा वेवलेंथ वाला है वो सबसे बाद में उसका नाम लिखा है हमने, और इसका सबसे पहले लिखा है। क्यों लिखा है वो भी हम देखेंगे। लेकिन ये जो सीक्वेंस है ये अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ द पर्टिकुलर रेज ऑफ लाइट विच इज द कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट। हम कहते हैं सन इज द सोर्स ऑफ वाइट लाइट, यानी सन से जो रे ऑफ लाइट निकल के आती है उसको हम सनलाइट बोलते हैं, वो वाइट लाइट है। एंड दैट इज मेड अप ऑफ 7 कंपोनेंट्स। और ये जो 7 कंपोनेंट्स हैं वाइट लाइट के, इन 7 कंपोनेंट्स में से सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। तो सर आइजैक न्यूटन ने हमें ये एक्सपेरिमेंट करके बताया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अगर ये एक समझो ट्रायंगुलर प्रिज्म है और इसमें से एक इंसिडेंट रे इसमें इस तरह से ऑब्लिकली जाती है, तो वो इसमें जाने के बाद अपने 7 अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है। अलग अलग एंगल पे अलग अलग कलर्स बैंड हो जाएंगे। लास्ट में रेड। हमने ऐसा थोड़ा सा सिंबॉलिकली इनको बना दिया, ऐसे एग्जैक्टली तो एज इट इज तो नहीं बन पाया, लेकिन ठीक है ना। तो ये रेड को भी अपन कहीं रख देते हैं सही जगह पे। ये हमको 7 कलर्स दिखाई दे रहे हैं जो इसके अंदर आकर के स्प्लिट हो गए। सवाल है क्यों हो गए? ऐसा क्यों हुआ
कि ये स्प्लिट हो गए हैं। ये स्प्लिट इसलिए हो गए हैं क्योंकि इन सब की वेवलेंथ अलग है। ध्यान से इस बात को सुनो, इन सब की वेवलेंथ अलग है, ये बात तो आपको पहले से ही पता है। ये एक मीडियम है विच इज एक्चुअली ग्लास, यू नो। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सब के लिए अलग अलग है। जो हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब हम बात करते हैं और कंपेयर करते हैं ना, हम रेशियो निकालते हैं और कहते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो वो बात हम करते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ white light only. But white light itself is made up of 7 different colors. तो ये जो 7 different colors है, इन सब की वेवलेंथ अलग अलग है, एक नहीं है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास फॉर ईच कलर इज डिफरेंट। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो फॉर अ गिवन वेवलेंथ फिर वो उनकी जो स्पीड्स होंगी वो भी अलग अलग होगी। मतलब कि ये अंदर जब आते हैं, वाइट लाइट जब आई, वाइट लाइट जब वैक्यूम में चल रही थी तो सभी कंपोनेंट्स एक बराबर स्पीड से चल रहे थे, लेकिन जब वो अंदर आए तो अंदर आने के बाद में उन सबका अलग अलग डायरेक्शन में बेंडिंग यानी रिफ्रैक्शन हो गया। सातों कलर का अलग अलग डायरेक्शन में बेंडिंग यानी रिफ्रैक्शन हो गया, क्योंकि सातों कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस फॉर द ऑफ द सेम मीडियम दैट इज ग्लास अलग अलग थे, इसलिए सबकी स्पीड्स अलग अलग हो गई। जिसकी स्पीड में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, वो खास बेंड भी नहीं हुआ, रेड, और जिसमें बहुत फर्क पड़ा उसकी बेंडिंग सबसे ज़्यादा हो गई, दैट इज वायलेट। तो वायलेट जो है उसका बेंडिंग जो है वो सबसे ज़्यादा हुआ। मतलब उसकी स्पीड में सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा, उसकी स्पीड सबसे कम हुई एज कंपेयर टू अदर 6 कलर्स। और रेड की स्पीड में उतना फर्क नहीं पड़ा, इसलिए बेंडिंग भी कम हुई। ये बात हम लाइट चैप्टर में सीख चुके कि ये जो बेंडिंग होती है रेज ऑफ लाइट की, जो बेंडिंग होती है, ये बेंडिंग एक्चुअली बेंडिंग को ही हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और ये ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम की वजह से या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से होती है। तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज़्यादा बेंडिंग। सो वी कैन से दैट फॉर वायलेट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मैक्सिमम, एंड दस ये स्मॉल वेवलेंथ वाली जो कलर है वायलेट, वो सबसे ज़्यादा बेंड हुआ है। तो ये जो फिनोमेना है दैट इज डिस्पर्शन। सर आइजैक न्यूटन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका आधा पार्ट हमने लिखा है, बाकी आधा पार्ट आप जानते ही हो कि इस तरह से उन्होंने एक इसके सामने इन्वर्टेड प्रिज्म भी रख दिया। हाँ, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और उस इन्वर्टेड प्रिज्म जो था उसमें देखें कि सभी कलर्स जो थे वो इस तरह से फिर से बेंड हुए। इस तरह से बेंड हुए इसमें से निकलने के बाद कि वो सब वापस मिल करके वाइट लाइट बना लिए उन्होंने, मतलब अपनी आपस में कंबाइन हुए। और जब न्यूटन ने बाहर एक स्क्रीन रखा तो उनको पता चल गया कि ये उसी स्क्रीन पर जा करके मिल गए हैं और वाइट लाइट की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकले, लाइक दिस। समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये व्हाइट लाइट की फॉर्म में बाहर निकलेगी, एंड देन इट कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन इन द फॉर्म ऑफ अ व्हाइट पैच। तो कैन वी सी कि अब इस समय जब दो प्रिज्म, जिसमें से एक प्रिज्म इन्वर्टेड है, इस तरह से रखे गए, तो एक तरफ से जो रे एंटर करी थी दैट वाज व्हाइट लाइट,
दिस वाज अ रे ऑफ वाइट लाइट, और जब ये अंदर गई तो इसकी स्प्लिटिंग हो गई, बाहर निकली, तो वापस से हमने रिकम्बाइन कर दिया उन रेज ऑफ लाइट को विद द हेल्प ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, और जब वो बाहर निकली तो फिर से वो सातों कलर आपस में मिल करके और वाइट लाइट की फॉर्म में बाहर गए। तो अंदर क्या हुआ ये हमें पता ही नहीं चलेगा अगर हमारे पास में एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी चीज है जो कि जिसके सरफेसेस ऑफ इंटरफेस दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ऐसा ही कुछ हमारे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में हुआ था। अगर हम देखें कि इसको आप थोड़ा सा बढ़ा के और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसी तरह से इस वाले कॉर्नर को हम थोड़ा सा बढ़ा दें और इस वाले कॉर्नर से मिला दें तो ये एक लगभग एक रेक्टेंगुलर शेप हो गया कि नहीं हो गया। अगर हम इसको मेजरमेंट के साथ बनाते तो ये ज़रूर एक रेक्टेंगल बन गया होगा। और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर भी एक्चुअली इसी टाइप का कुछ होता होगा, लेकिन हमको तो दिखता है कि एक रे आई और दूसरी बाहर चली गई और दोनों के बीच में अगर हम एक डॉटेड लाइन बनाए तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब इंसिडेंट रे का एक्सपेक्टेड पाथ और इमर्जेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलती है ना। मतलब कि वो जब पैरेलल चलती हैं तो उनके बीच में कुछ परपेंडिकुलर गैप होता है, उनके बीच में लेटरल शिफ्ट होता है। लेकिन हमको रिफ्रैक्शन के दौरान रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ने जो रिफ्रैक्शन किया उसमें हमको कोई भी कलर दिखाई नहीं दिया। ठीक है, स्लैब के अंदर क्या हुआ है इस तरह का कुछ ये हमको दिखाई नहीं दिया। न्यूटन ने एक प्रिज्म लेकर के पहले एक स्क्रीन पर एक स्पेक्ट्रम लिया इन 7 कलर्स का, विबग्योर जिसको हम बोलते हैं, और फिर बाद में एक इन्वर्टेड प्रिज्म उसके सामने लगा करके उन सारी रेज ऑफ लाइट को आपस में मिला दिया और आपस में मिला करके वाइट लाइट की फॉर्म में हमको ये मिलता है। तो दिस इज व्हाट वी शुड नो अबाउट प्रिज्म। दो फिनोमेना, एक तो प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है और दूसरा प्रिज्म में डिस्पर्शन ऑफ लाइट यानी स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट किस तरह से होती है। ये दो चीज़ें जो हैं ये आज हमने डिस्कस की। कल हम इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे कल की क्लास में, दैट इज रेनबो फॉर्मेशन बाय प्रिज्म। ठीक है, बाकी कोई बात यहाँ पे ऐसी रह गई हो जो कि आपको अभी क्लियर नहीं है तो यू कैन कॉल मी और यू कैन व्हाट्सएप मी। थैंक यू।